नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज की कहानी है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसने कहा था बीती हुई बात लगती है, इसीलिए यह कहानी लिखी गई है फ्लैशबैक शैली में, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व दीप्ति शैली। तो उसने कहा था 1915 की है, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और एक चीज़ और, लेखक का भी हमें जन्म याद रखना है, तो 1883 यहाँ पे इनका जन्म याद रखिएगा। उसने कहा था कब की रचना है? 1915 की। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। तो इतनी बातें जान गए। और पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। आइए पात्रों को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? कहानी का वाचन करेंगे। वाचन सर किसका है? अवनीश। चैनल को और क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही लोगों से भी कराना है, अपने भी करना है, लोगों से भी कराना है। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। पात्र की बात करें तो सूबेदार लहना सिंह, बोधा सिंह। लहना सिंह ही इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। हालांकि सूबेदार बाकी भी बोधा सिंह और सूबेदार नहीं हो रहा, ये सब का भी किरदार आएगा। हजारा सिंह का भी आएगा। तो बोधा सिंह हो गए, सूबेदार हजारा सिंह हो गए, वजीर सिंह, कीरत सिंह, सूबेदार नहीं हो रहा, लपटन सिंह, अतर सिंह और डाक बाबू पोल्लू राम। डाक बाबू का क्या नाम है? पोल्लू राम। आइए शुरू करते हैं कहानी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। और यह प्रथम विश्व यह गाना हमने क्यों सुना? यह जो कहानी है प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध की घटना से प्रेरित है, यह भी पूछा जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से लेकर 1918 17-18 के बीच तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के मध्य। ठीक है। और यह 1914 से 18 के बीच। और यह रचना कब की है? 1915। तो यह किस पे आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपने जान ली। आइए वाचन करते हैं। उसने कहा था कहानी, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वाचन स्वर अवनीश। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर। किसका किसका जिक्र आया है? अमृतसर। आप सोचेंगे कि अमृतसर आ गया है, उसमें तो अमृतसर का जिक्र है, लेकिन अमृतसर का जिक्र और किस में है? उसने कहा था कहानी में भी है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हैं। हालांकि जो 3-4 बार से बन रहा है नए नए प्रकार के प्रश्न, उसके अंतर्गत वर्तमान में जैसे पूछे जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम प्रश्नों को बता रहे हैं। बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पेट चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं कि तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी। यह सब आपका अभी भूमिका तैयार हो रहा है। ठीक है। हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने तो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटो, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे वाले और भोर वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के नमूने हैं। हट जा जिड़े जोगिए, हट जा कमरा वालिए, हट जा पुत्ता पारिए, बज जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। मतलब कि ये सब मीठी मीठी मीठा मीठा कह सकते हैं कि एक तरह से ताना है, मीठा ताना। बच जा ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की। यह तो भूमिका हो गई कि क्या क्या कैसे कैसे था।
और यह आपकी पृष्ठभूमि कौन सी भाषा की है, तो यह पंजाबी पृष्ठभूमि से है, यह भी याद रखिए। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में अब असली कहानी के मोड़ पे आया है। किरदार आने शुरू हुए हैं, पात्र आने शुरू हुए हैं। एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहाँ पे मिले थे? चौक की एक दुकान पर। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। तो क्या है? सिख है। पंजाब में क्या है? सिख है। और वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। दही लेने कौन आया था? लड़का। दोनों सिख हैं। और यही रसोई के लिए बढ़िया। तो कौन कौन सा? दही और बढ़िया लेने आया था लड़का। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यह यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। देखिए अतर सिंह आ गए ना। अतर सिंह के बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। तो अतर सिंह के बैठक में लड़की रहती है, ठीक है। और मैं मामा के यहाँ आया हूँ उनके गुरु बाजार में। अब देखिए इतनी तो परिचय हो गया। अब आगे क्या है? इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। लड़का और लड़की का सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। धत। और लड़का मुंह देखता रहा। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ देखिए यह सब घटनाएं घटी, यह भी पूछा जा सकता है। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिले। कहाँ मिले? सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ। महीना भर यही हाल रहा। महीना भर ऐसे ही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिलता। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली। मतलब फिर लड़का पूछा ऐसे ही एक दिन, तो लड़की धत इस बार ना बोल के बोली, हाँ हो गई। हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। कल हो गई, मतलब वो बोली कल। देखते नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ साल। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। देखिए यह घटना पूछी जा सकती है कि लड़का खुश होकर जब लड़की ने हाँ कह दी तो क्या क्या घटनाएं हुई, कौन पहले हुई कौन बाद में हुई। तो पहले क्या किया? रास्ते में वह लड़का जो था एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, नाले में। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, ठीक। और एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। तो ये 4 घटनाएं हुई। एक लड़के को ढकेल दिया, छावड़ी वाले दिन भर की कमाई खोई, उसका मतलब छीन लिया होगा, एक कुत्ते पर पत्थर मारा था और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी बैसड़वी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तो ये 5 घटनाएं हुई। 4 तो वो सब हुई और 5वीं क्या थी? किसी बैसड़वी से टकराकर। जो बैसड़ों को मानने वाली है वह मतलब अपने धुन में चल रहा था, कह सकते हैं कि प्यार के धुन में चल रहा था और उससे टकरा गया। और टकराने के बाद नाटक करने लगा कि अंधा है, नहीं दिखाई दिया, अंधे होने की नाटक करने लगा। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना का भी जिक्र आया है, अमृतसर का भी जिक्र आया है। आप जानते हैं कि यह कहाँ पे है? पंजाब में। तो पंजाब की घटना है। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा, मेह और बर्फ़ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती है। तो लड़ाई की जिक्र हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध पे यह लिखी गई कहानी है। और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। दुश्मनों की बात की जा रही है। लहना सिंह। अब आ गए लहना सिंह, जो कि मेन किरदार है। इसी के इर्द गिर्द कहानी होगी, घूमेगी। और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। ऐसा बातें हो रही उनमें कि 3 दिन हो चुके और 3 दिन बाकी हैं, 4 दिन तो बीत चुके हैं। फिर उसके बाद 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सा हरा घास है। तो ये सब सोच रहे हैं कि खा पी के सोएंगे। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है एक ही स्थान पर रहेगा तो, और बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाते हैं। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर लौटूं। किसको मारने की जिक्र है? जर्मनों को, यानी जर्मनी वालों को। मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला। कितना मन का गोला का जिक्र हुआ है? 30-30 मन, 30 मन का गोला। तो 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। जहाँ जहाँ हम गोला लगा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो देखिए आपको कहानी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हर कहानी एक प्रकार से नहीं होती। अलग अलग कहानी का शैली अलग अलग होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग समय काल है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। तो बर्लिन का भी जिक्र है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। कितने 100 मील का? 300 मील का। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे वजीर लिखा था ना, तो वह वजीरा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, हमें अभी ख्याल आया कि आपका शायद वहाँ पे था। वजीरा सिंह याद रखिएगा, पात्र वजीरा सिंह है, वजीरा सिंह। ठीक है, तो सिर्फ पात्र का नहीं बल्कि विदूषक पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी में विदूषक कौन था, तो कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करूँ जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। थोड़ा मजाक हो गया, हंसी मजाक। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद की लड़ाई के बाद ऐसी बात की जा रही है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, यानी बोधा सिंह को उड़ाते हैं। आगे पता चलेगा आपको। फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो यह याद रखिएगा, किस मुहावरे का जिक्र हुआ है। निमोनिया से, मतलब कहावत का, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करता है। यह किस कहानी में है? इसी कहानी में। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह भी आ गए। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह। तो भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरे मरे जर्मनी और तुर्क मतलब तुर्क वाले और जर्मनी वाले भाइयों। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर में इसको याद रखिए, इस कविता को।
जो पंक्ति आई हैं, गीत की पंक्तियाँ। दिल्ली शहर में पिशोर नू चांदिए, कर लेड़ा लौंगा द बपार मड़िए, कर लेड़ा नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नू, कद्दू बड़ाया वे मज़ेदार गोरिए, हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नू। तो यानी कि यह गीत आया है और हमें बस यह गीत इस प्रकार से याद रखना है कि बता सके कि यह गीत किस कहानी में है। हालांकि आप आसानी से बता देंगे। आगे देखते हैं, कौन जानता था कि, मतलब गीत वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो इम्पोर्टेंट है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, गीत वाला में आपसे बस पूछेगा कि किसका है, मतलब किस कहानी का है यह गीत। मिलाने के लिए भी दे सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन में भी दे सकता है, हालांकि मिलाने के लिए ही ज़्यादा चांस है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी से कैसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट को ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है और एक पहरे पर खड़ा हुआ है, एक खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो, पानी पीकर बोधा बोला। कपनी छूट रही है, रूम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, यानी ठंडी है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुन कर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, यानी कि उसने झूठ बोला था कि बोधा सिंह पहन लेगा कि एक और उसके पास जर्सी है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। कौन लपटन साहब? हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट का रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म, उसने लहना सिंह ने कहा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार। बोधा के बाप कौन है? बोधा सिंह के बाप कौन है? सूबेदार हजारा सिंह। ठीक। तो यहाँ पे सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। इम्पोर्टेंट है, लपटन साहब कितने वर्ष से रेजिमेंट में थे? 5 वर्ष से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो उन्होंने कहा, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल यानी कि पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा
खानसामा का नाम क्या है? अब्दुल्ला। ठीक है, यह भी पात्रों में जिक्र नहीं हुआ है, याद रखिएगा। जो गौड़ पात्र हैं वहीं तो आजकल पूछे जाते हैं। तो खानसामा का क्या नाम है? अब्दुल्ला। रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली। नील गाय मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट करके बताइए। नील गाय घंगड़ोज को कहते हैं, मतलब वहीं गाँव में घंगड़ोज कहते हैं नील गाय। बड़का सियार, बड़का सियार नहीं बल्कि घंगड़ोज बड़ा बड़ा होता है, नील गाय खा जाता है फसलों को। सामने मतलब किस जानवर का जिक्र हुआ है? नील गाय का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, हट्टा कट्टा बड़ा, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसी अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से, शिमला का भी जिक्र आया है। शिमले से तैयार होकर पूछा जाता है किस किस शहरों का जिक्र आया है, तो शिमला का भी आया है। अमृतसर का तो आया ही है, लुधियाना का तो आया ही है, शिमला का भी आ गया। तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वहाँ विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। हाँ लहना सिंह, क्या बोले? हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खदंग में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा? मैंने देखा और बातें की हैं। शौहर साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो आप अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हो। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मतलब वो कहा गया था ना, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊँ, सिख कैसे उससे महान होते हैं, एक 1.25 लाख से लड़ते हैं। चले जाओ, लौट कर, इसीलिए यहाँ से जिक्र आया है। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। दोनों को जगह जगह खंदक, बेल मतलब बेल वहीं खाने वाला बेल, दोनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, मतलब उसको पकड़ लिए जो खुफिया आया था। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गायें होती हैं उसका, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। मतलब ये सब बातें सुन के और देख के, सिगरेट पीने वाली बात देख के क्या हुआ कि पूरा मामला समझ गए थे लहना सिंह। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। यानी वह लेफ्टिनेंट साहब के ड्रेस में पहन के आया था, जर्मनी का सैनिक। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डालें।
लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। माझे का महान लहना कहाँ का था? माझे का था। और कमेंट करके बताइए कि वह लड़की कहाँ की थी जिसका जिक्र शुरू में आया था। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। मौलवी कहाँ का था? तुर्की का था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्लू राम भी डर गया था, जो डाक का बाबू था। और इम्पोर्टेंट है, यह पात्र डाक बाबू पोल्लू राम थे। डाक बाबू कौन था? पोल्लू राम, पहले ही जिक्र हो चुका है। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना सिंह की क्या हुआ? मार दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन चिल्ला के? एक तो मार दिया लहना सिंह ने, तो कितने थे? 70। सिखों की बंदूकों के बाढ़ ने अपने घावों को रोका, धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक मार रहा था और खड़ा था और लेटे हुए था, और वे 70। यहाँ 8 और वहाँ 70। 8 सिख और 70 जर्मन। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह है गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसा रहे थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पीरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहे गुरु दी फतह, वाहे गुरु दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे, खेत मतलब मर गए। खेत रहना का मतलब, मुहावरे का खेत रहने का मतलब क्या है? कि मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 63 जर्मन, 70 में से क्या 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी मर गए, या फिर कराह रहे थे, बुरी तरह घायल हो गए थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में कितने के प्राण गए? 15 लोगों के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। आर पार गोली निकलने वाले में कौन थे? सूबेदार थे। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। लहना सिंह के पसली में लगी थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। पसली जो होता है, किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है, क्योंकि वह पट्टी की तरह बांध लिया था। लड़ाई के समय चांद निकल आया, और ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसा चल रही थी जैसे वाणभट्ट की भाषा में वाणभट्ट का भी जिक्र आया है, कवि का दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। ठीक है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। लहना सिंह को वैसे मरे कितने थे? 15। उधर कितने मरे थे जर्मन की तरफ? 63 के लगभग, और इधर 15। इस लड़ाई, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था
वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बाँध कर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है और सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है। बोधा किसका लड़का है? सूबेदार का। सूबेदारनी जी ने सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा, सूबेदारनी क्या नाम है? होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो उसने कहा था कहाँ से आया है? यहीं से आया है, उसका शीर्षक। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो ही कह देना, उसने कहा था। फिर से आगे उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों का रंग साफ होता है। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यहाँ से कोई पंक्ति आए तो आप बता देंगे। इम्पोर्टेंट है, ये पूरी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी का है। इसमें से हो सकता है तीनों दे दे या फिर 2 दे दे, 1 दे दे। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ठीक, यह क्या है? याद किया जा रहा था। लहना सिंह 12 वर्ष का है उस समय, तो यह याद रखिएगा एज। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वहीं सूबेदार होरा जो थी वहीं थी लड़की। उम्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लहना सिंह का उम्र उस समय कितना था? 12। और जो लड़की थी उसकी उम्र कितनी थी? 8। यह लहना सिंह है, यह लड़की होरा है, सूबेदारनी की वाइफ, पत्नी। जब वह पूछती तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू, यानी यह पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। मृत्यु का आखिरी क्षण है, यही याद कर रहे हैं, यही पूर्वदीप्ति शैली है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला। फिर बोला 25 वर्ष बीत गए। अब कितने बीत गए? 25 वर्ष। अब उसको याद किया जब वह 10 वर्ष का, जब वह 12 का था, लड़की 8 की थी। अब लहना सिंह 77 राइफल में जमादार है। इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह कितने में किस में जमादार था? 77 राइफल्स में, याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ, यानी कि जाना है बॉर्डर पे साथ लड़ाई के लिए। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे सूबेदार कौन थे? हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह और उसकी पत्नी सूबेदारनी होरा। तो गांव पड़ता है। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे, यानी कि लहना सिंह और सूबेदार एक ही साथ जाने वाले थे, तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा कि आते हुए मेरे घर से होकर चलना। तो वह उसके घर चला गया। जब चलने लगे तो सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, वह बता रही है। यह कह के भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला, यानी वह जो उसको घाव लगी है, घाव लगा है लहना सिंह को, यह मृत्यु का अंतिम है समय,
तो यही सब सोच रहा है। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है। कहाँ पे ज़मीन मिला, किस स्थान पे? लॉयलपुर। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए से 1 ही बरस हुआ है। फौज में भर्ती हुए बोधा सिंह को कितना समय हुआ? 1 साल। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। यानी कि यहीं बस 1 ही बच्चा है, उसके बाद उसको 4 और बच्चे हुए थे, सब मर गए। सूबेदारनी रोने लगी, इसलिए उसको प्यारा है ना। अब दोनों जाते हैं मेरा भाग, यानी कि उसके पति और बेटे दोनों जा रहे हैं, तो फिर ज़िंदगी का सवाल होगा ना कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे लड़ाई में। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यानी इसके पति को और बेटे को। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। यह सोच भी रहा है पुरानी बातों को, और वहाँ पे वजीरा सिंह उसके साथ जो है उसको बार बार कह रहा है पानी पिला। उसने कहा था, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। यानी उसी के जन्म के समय लगाया था, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा। 77 नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। देखिए यह लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है लहना सिंह की, और घाव लगने से मरा था। वह अपने घावों को छिपा ले गया था। हालांकि बता दिया होता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन जाने का इंतज़ाम तो नहीं था। बता देता तो फिर बच भी सकता था। फ्रांस और बेल्जियम के बीच लड़ाई 68वीं सूची यानी 68, यह सब याद रखना है। यह देश फ्रांस और बेल्जियम के बीच 68वीं सूची। मैदान में घावों से मरा कौन था? नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। जमादार के पोस्ट पे था, 77 सिख राइफल्स में तैनात था लहना सिंह। तो 68वीं सूची और 77 नंबर का सिख राइफल्स। तो यहाँ पे यह कहानी हो चुकी है समाप्त। यहाँ पे जो हमने फैक्ट बताए बीच बीच में, प्रमुख तथ्यों को बताया, हमने गोला गोला करके बताया, वह इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप पात्रों को याद रखिए, और एक गीत आया है उसको याद रखिए, और उम्र याद रखिए। उस समय लहना सिंह का उम्र 12 और लड़की होरा की उम्र 8 थी। कौन कौन सी घटनाएं हुई, किसको किसको क्या हुआ, कैसे इन्होंने अपने चीज़ों को याद रखिया, और मरते वक्त पुरानी बातों को याद दिलाया है। इसीलिए यहाँ इसको क्या कहा जाता है? फ्लैशबैक शैली। उसी समय वह कह दिया था लड़ाई पे जाने से पहले ही, और इसीलिए बार बार लहना सिंह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा करता रहा। उसके आगे ही रहा गोली खाने के लिए, उनसे आगे रहा, उनको गोली नहीं लगने दिया, उनको जान बचाया या हल्का फुल्का चोट लगा। तो यह सब कहानी रही। आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते और कराते रहिए, और अपने सवाल सुझाव को कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।